सभी को नमस्कार। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आपकी सोच और आपके जीवन को बदलने में मदद करने के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के ज्ञान में गहराई से गोता लगाते हैं। आज हम एक गहन लेकिन कम चर्चा वाली उत्कृष्ट कृति की खोज कर रहे हैं कि नेपोलियन हिल द्वारा अपने दिमाग पर कब्जा करने की कल्पना करें। अपने विचारों को इस तरह से निर्देशित करने की शक्ति कि वे लगातार सफलता और पूर्ति की ओर ले जाएं। दिलचस्प बात यह है कि नेपोलियन हिल ने हमें यही सिखाने का वादा किया है। यह पुस्तक केवल सोचने से परे है, यह आपके सपनों को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक रूप से व्यवस्थित करने और अपने विचारों को नियंत्रित करने के बारे में है। मेरे साथ बने रहें। अंत तक इस ऑडियो में आप न केवल दार्शनिक आधारों को उजागर करने जा रहे हैं, बल्कि उन व्यावहारिक रणनीतियों को भी उजागर करेंगे जो हिल व्यक्तिगत और व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए प्रदान करता है। चाहे आप हिल्स शिक्षाओं के लिए नए हों या एक अनुभवी अनुयायी हों, इस सारांश की अंतर्दृष्टि आपके दृष्टिकोण को गहराई से बदल सकती है। आपके लक्ष्य ऐसे वाक्यांश बनाते हैं जैसे आपका दिमाग किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकता है, और सकारात्मक सोच आपको परेशान कर सकती है, जबकि वे तर्क रखते हैं आप वास्तव में कितना सकारात्मक सोचते हैं। आप कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यदि आप खुद के प्रति ईमानदार हैं तो आप कभी कभी इसे पहचान लेंगे, आपका दिमाग आपके लिए सबसे बड़ा हो सकता है विरोधी। आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं लेकिन अक्सर असफल हो जाते हैं। कई लोग बेहतर मानसिकता के साथ जीने की इच्छा रखते हैं, फिर भी यह मायावी बना रहता है, जिससे डर और विफलता का चक्र शुरू हो जाता है। लेकिन चिंता न करें, यह सारांश आपको मानसिक परिवर्तन के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। आप सीखेंगे विचारशील कार्रवाई का महत्व अवसर का लाभ उठाने के लिए अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने वास्तविक उद्देश्य और उसे प्राप्त करने के मार्ग की खोज करें। तो क्या आप अपने दिमाग पर नियंत्रण रखने के लिए तैयार हैं? क्रिएटिव विजन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में लोग अक्सर अपने दैनिक जीवन में बात करते हैं। बातचीत में कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह शब्द अधिक उपयुक्त बैठता है कला और साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन परोपकारी और उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी के लिए क्रिएटिव विजन एक ऐसी चीज है जिसमें हर किसी को महारत हासिल करनी चाहिए। एंडी, क्रिएटिव विजन का अर्थ है अवसरों को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने की क्षमता। क्रिएटिव विजन का एक महत्वपूर्ण तत्व इमेजिनेशन है। एंड्रयू आगे बताते हैं कि कल्पना दो रूपों में आती है, सिंथेटिक और रचनात्मक। सिंथेटिक कल्पना में मूल विचार बनाने के लिए विचारों और सिद्धांतों का संयोजन शामिल होता है। हालांकि आज के समय में कुछ भी पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं है। लगभग हर किसी के पास कुछ विचार होते हैं, इसलिए सिंथेटिक कल्पना का अर्थ है पुराने विचारों को पुनर्व्यवस्थित करके कुछ नया बनाना। किसी का एक प्रमुख उदाहरण जो सिंथेटिक का इस्तेमाल करते थे कल्पना थॉमस एडिसन की है। उन्होंने तापदीप्त विद्युत लैंप का आविष्कार करने के लिए दो मौजूदा सिद्धांतों का उपयोग किया, जिन्हें आमतौर पर बल्ब के रूप में जाना जाता है। ये ऊर्जा और विद्युत लैंप के सिद्धांत थे जो एडिसन के समय में पहले से ही उपयोग में थे। हालांकि विद्युत लैंप लंबे समय तक नहीं चले। प्रकाश इसलिए आया क्योंकि इसमें विद्युत ऊर्जा से जुड़े तार के टुकड़े थे जो एक सफेद चमक पैदा करते थे। बिजली लैंप की धातु को जल्दी से जला देती थी, इसलिए एडिसन ने चारकोल का उपयोग करने के बारे में सोचा जो विद्युत ऊर्जा के साथ घंटों तक जल सकता था। दो पुराने विचारों में से यह मूल विचार एडिसन द्वारा कई वर्षों तक उपयोग किया गया था। कल्पना का प्रकार, यह रचनात्मक कल्पना है। ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति एक नया विचार बनाता है। जिन कलाकारों और लेखकों की आप प्रशंसा करते हैं वे अपनी रचनात्मक कल्पना का उपयोग करते हैं। वे नहीं जानते कि ये विचार और दृष्टिकोण कहाँ से आते हैं, लेकिन वे एडिसन के पास वापस आते हैं।
लैंप में चारकोल का उपयोग करने का शानदार विचार कहाँ से आया? कई साक्षात्कारों में एडिसन ने कहा कि उनके पास सिर्फ एक विचार था और उन्होंने उस पर कार्रवाई की। यही बात उन कलाकारों पर भी लागू होती है जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं। अक्सर वे नहीं जानते कि उनके गीत, धुन या कथानक कहाँ से आते हैं। यही रचनात्मक कल्पना की विशेषता है। क्रिएटिव विजन के लिए आपकी कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है। शब्द आपको अपनी सिंथेटिक और रचनात्मक कल्पना को विकसित करना शुरू कर देना चाहिए, जिसकी आपको आवश्यकता है। अपनी कल्पना को विकसित करते समय आपको कुछ चीजों को याद रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले उद्देश्य सिद्धांत का निश्चित होना है, जिसका अर्थ है कि अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट होना। वित्तीय लाभ का विचार कल्पना को उत्तेजित कर सकता है, जैसे कि तुच्छ। ऐसा लग सकता है कि पैसा जीवन को कुछ हद तक आसान बनाता है और अपनी लोकप्रियता लाता है। दूसरा मास्टरमाइंड सिद्धांत है। यह तब होता है जब एक समूह किसी उत्पाद को बेहतर बनाने के तरीके खोजने या एक अच्छा व्यवसाय विचार लाने के लिए एक मेज पर बैठता है। यह कल्पना का उपयोग करने का एक अच्छा तरीका है क्योंकि सबके मन में एक ही उद्देश्य है। तीसरा अतिरिक्त प्रयास का सिद्धांत है। मान लीजिए कि एक महिला वही करती है जो उसे पसंद है, जैसे अन्ना जिसे पशु बचाव पसंद है। वह जानवरों से इतना प्यार करती है कि वह उनके साथ समय बिताने के और तरीके ढूंढना चाहती है। जानवरों के प्रति अन्ना का जुनून उसकी सिंथेटिक और रचनात्मक कल्पना को उत्तेजित करता है। चौथा है लागू आस्था सिद्धांत। आप जिस चीज पर विश्वास करते हैं वह कल्पना का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। इतिहास प्रसिद्ध लोगों से भरा है जिन्होंने अपने विश्वास के कारण वह हासिल किया जो वे चाहते थे। पांचवा संगठित व्यक्तिगत प्रयास सिद्धांत है। यह कुछ बनाने के लिए कल्पना को उत्तेजित करने का एक सीधा तरीका है। एक उदाहरण थॉमस एडिसन का है। गर्मागरम विद्युत लैंप का आविष्कार संगठित विचार। क्या आपने कभी अपने विचारों के बारे में सोचा है? क्या आपने देखा है कि आप ज्यादातर लोगों की तरह कैसे सोचते हैं, जो शायद आपने नहीं सोचा है? यदि आप जो चाहते हैं उसे हासिल करना चाहते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि आप कैसे सोचते हैं। इसलिए आपको व्यवस्थित होने की जरूरत है। आपके विचार यह आगमनात्मक या निगमनात्मक तर्क के माध्यम से दो तरीकों से किया जा सकता है। आगमनात्मक तर्क तब होता है जब आपके विचार अज्ञात तथ्यों को स्वीकार करने पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आकाश में बादल छाए होते हैं और अंधेरा दिखता है तो आप छाता लेकर बाहर निकलते हैं। यह आगमनात्मक तर्क है। निगमनात्मक तर्क का अर्थ है कि आपके विचार ज्ञात तथ्यों पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, पीटर को कुंवारा कहा जाता है क्योंकि वह अविवाहित है। यह तर्क राय को बर्दाश्त नहीं करता है। राय पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि राय पक्षपातपूर्ण होती है और अक्सर ज्ञान या जानकारी की कमी होती है। इसलिए अपने को व्यवस्थित करें। विचार सटीक होते हैं। आपको दूसरों की राय नहीं सुननी चाहिए। तथ्य और राय के बीच अंतर करना अक्सर मुश्किल होता है। इस पुस्तक के लेखक नेपोलियन चाहते हैं कि लोग राय के बारे में जानें। राय पर केवल तभी भरोसा किया जा सकता है जब वे तथ्यों पर आधारित हों। रेनी उनमें से हैं जिनके बारे में हमेशा एक राय होती है। हर बातचीत में वह अपने विचारों को व्यक्त करना सुनिश्चित करती है और हमेशा सुनिश्चित करती है कि वे तथ्यों पर आधारित हों। राय को मुफ्त सलाह माना जाता है। कभी कभी कुछ स्थितियों या समस्याओं में हमें अपने दोस्तों और परिवार की बात सुननी चाहिए। जब डायना को जीवन का कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो वह हमेशा सुनती है। उसका साथी, उसका सबसे अच्छा दोस्त और उसके माता पिता। हालांकि वह उनकी सलाह पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय उसकी जांच करना सुनिश्चित करती है। हमें समय समय पर अपनी जानकारी के स्रोतों की दोबारा जांच करनी चाहिए। इससे आपका दिमाग सतर्क और तेज रहता है। ब्रैंडन को दुनिया भर की खबरों से अपडेट रहना पसंद है। वह हमेशा पढ़ना सुनिश्चित करता है। दैनिक समाचार, विभिन्न मीडिया आउटलेट उसे वह जानकारी प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता है।
हालांकि ब्रैंडन जो कुछ भी पढ़ता है उस पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करता है। इसके बजाय वह अपना शोध करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जो मेड मीडिया आउटलेट या रिपोर्ट वह पढ़ रहा है वह प्रामाणिक और प्रसिद्ध है। इसके अलावा ब्रैंडन को पता है कि अलग अलग समाचार रिपोर्ट अलग अलग हो सकती हैं। एक ही मुद्दे पर राय, इसलिए वह सुनिश्चित करते हैं कि वह केवल निष्पक्ष पत्रकारों को ही पढ़े और पत्रकार जो जानकारी लेते हैं उसके बारे में चयनात्मक होने से ब्रैंडन को सही ढंग से सोचने में मदद मिलती है। हर चीज पर सवाल उठाते हैं, अधिक जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं जब तक आप आश्वस्त नहीं हो जाते कि कुछ तथ्य पर आधारित है। संगठित सोच में समय लगता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नियंत्रित आदतें, जब तक आप इसे नियंत्रित आदत नहीं बना लेते तब तक आप व्यवस्थित तरीके से नहीं सोच सकते। अपने दिमाग को एक कैमरे की तरह समझें जिसमें बहुत सारी जानकारी संग्रहित होती है। यदि आप नहीं जानते कि किस पर ध्यान केंद्रित करना है तो आपका दिमाग हर चीज को कैद करता रहेगा। दूसरे शब्दों में आपका दिमाग ऐसा करेगा। बेकार प्रचार, गपशप और तुच्छ मामलों सहित दुनिया भर से बेकार जानकारी जोड़ते रहें। एक नियंत्रित आदत आपके कैमरे को केंद्रित रहने में मदद करेगी। यह हजारों पेड़ों के बीच एक दुर्लभ पक्षी पर जूम इन करने में सक्षम होगी, यानी आप केवल महत्वपूर्ण और संग्रहित कर सकते हैं और ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपके मस्तिष्क में उपयोगी जानकारी। जब नियंत्रित आदतों की बात आती है तो आप कहां से शुरुआत करेंगे? उद्देश्य की निश्चितता के माध्यम से ऐसा करें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप स्वस्थ और फिट रहना चाहते हैं। आप शिकायत करते हैं कि आपका वजन कितना बढ़ गया है, तो आप अपने स्वास्थ्य के बारे में अधिक जागरूक होने का निर्णय लेते हैं। हालांकि आपकी फिट और स्वस्थ रहने की इच्छा सिर्फ एक इच्छा है। अभी भी अस्वास्थ्यकर भोजन खा रहे हैं। आप स्वस्थ जीवन शैली का पालन नहीं कर रहे हैं। आपने अपने पर्यावरण में कोई बदलाव नहीं किया है। नियंत्रित आदतों के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। आपको जागरूक होने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि आप अपनी संगठित सोच में सुधार करना चाहते हैं, लेकिन यह केवल ऐसा ही हो सकता है पुनरावृत्ति के माध्यम से घटित होने पर। अब आप आसानी से विश्वास नहीं करते। आप जिस चीज पर शोध करते हैं, जिन चीजों के बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं, ऊपर दिए गए उदाहरण में शारीरिक दोहराव अधिक है। हालांकि यह प्रभावी है, आपको मानसिक दोहराव भी करना चाहिए। एक अच्छा उदाहरण पुष्टि होगी। एमिल केयू एक मनोवैज्ञानिक और फार्मासिस्ट है जो विचार आदतों की शक्ति में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, या पुष्टिकरण। उनके अनुयायी उनके मंत्र को स्वास्थ्य और सफलता का सूत्र कहते हैं। मंत्र दिन दिन हर तरह से बेहतर होता जा रहा है। यह वाक्य रोजाना दोहराने में मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन जो कोई भी समझता है कि मानव विचार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, वह इस मंत्र को कभी कम नहीं आंकेगा। पेनेलोप अंततः मिल गया अपनी बेकरी खोलने का साहस। बेकिंग हमेशा से उसका जुनून रहा है। पेनेलोप को पता था कि व्यवसाय शुरू करना एक लंबी और कठिन यात्रा थी। उसे पैसे और अन्य संसाधन जुटाने की जरूरत थी। इसलिए पेनेलोपी ने उन कार्यों की एक सूची बनाई जिन्हें उसे पूरा करना था। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि वह केवल उसी पर काम करेगी। प्रतिदिन एक कार्य। पेनेलोप ने उद्देश्य की निश्चितता दिखाई। यहाँ उसने अपना समय और प्रयास अपने सपने को प्राप्त करने के लिए समर्पित किया, क्योंकि वह हमेशा अपनी सूची पर काम करती रहेगी। उसने यहाँ शारीरिक दोहराव भी दिखाया। इसके अलावा पेनेलोप ने अपने दैनिक प्रतिज्ञान का अभ्यास करना जारी रखा। वह खुद को बताती रही कि वह थी सक्षम और जल्द ही वह अपनी बेकरी खोलेगी। उसने खुद को यह भी याद दिलाया कि अच्छी चीजों में समय लगता है, इसलिए उसे धैर्य रखना चाहिए। पेनेलोप की प्रतिज्ञा ने उसे पूरी यात्रा के दौरान प्रेरित किया। जब भी वह हतोत्साहित या निराश महसूस करती थी, पुष्टि की उसकी आदत ने उसे ऊर्जा दी। जो भी ऊर्जा हो, आकर्षण के नियम को कम मत समझो। आप दुनिया को देते हैं,
दुनिया आपके पास लौट आएगी। यदि आप आदतन सकारात्मक पक्ष देखेंगे तो आपके साथ सकारात्मक चीजें घटित होने लगेंगी, और यही बात नकारात्मक नियंत्रित ध्यान के लिए भी कही जा सकती है। नियंत्रित ध्यान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नियंत्रित आदतें। नेपोलियन इस बात पर जोर देता है कि नियंत्रित ध्यान सफल बनने के लिए आवश्यक सिद्धांतों में से एक है। नियंत्रित ध्यान बहुत शक्तिशाली है, जिसे नेपोलियन अक्सर मानसिक डायनामाइट के रूप में संदर्भित करता है। नियंत्रित ध्यान के माध्यम से आप अपने बारे में अपने सभी संदेहों को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए नियंत्रित ध्यान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 5 कारकों की आवश्यकता है। उद्देश्य की निश्चितता, आत्मनुशासन, नियंत्रित ध्यान, ऑटो सुझाव और इच्छा शक्ति। आइए इन कारकों को परिभाषित करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लें जिसे पैसे की जरूरत है। हेरोल्ड को महीने के अंत में अपने किराए का भुगतान करने के लिए निश्चित रूप से अन्य लोगों की तरह पैसे की सख्त जरूरत है। लोग हेरोल्ड सिर्फ तनाव दे सकते थे बिना कुछ किए पैसे के बारे में। हालांकि हेरोल्ड उद्देश्य की निश्चितता दिखाते हुए कुछ पैसे कमाने के लिए इन 5 अभिनेताओं का भी उपयोग कर सकता है। हेरोल्ड ने फैसला किया कि वह अपने किराए का भुगतान करने के लिए पैसे इकट्ठा करेगा। यह इरादा उसे इस बारे में सतर्क रखता है कि उसे अपना समय और ऊर्जा कहाँ खर्च करनी चाहिए। अपने फोन पर घंटों तक स्क्रॉल करने से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर आत्मनुशासन आ रहा है। हेरोल्ड को डर नहीं है कि वह पैसे की व्यवस्था करने में असफल हो जाएगा। वह अपने संदेह और निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। जबकि जल्दी से पैसा कमाना कठिन है, हेरोल्ड जानता है कि अगर वह डर को जीतने देता है उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसका डर उसे छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। अन्य कारकों को अगले कारक द्वारा एक साथ लाया जाता है, जो नियंत्रित ध्यान है। हेरोल्ड अपना अधिकांश समय और एकाग्रता पैसा बनाने में खर्च करता है, जो कि नियंत्रित ध्यान का मतलब है। अगला है ऑटो सुझाव। ऑटो सुझाव यह है कि जब हेरोल्ड विचार मंथन शुरू करता है तो वह पैसे कमाने के तरीकों की तलाश शुरू कर देता है, क्योंकि वह चीजों को ठीक करने में अच्छा था। हेरोल्ड अपने आस पड़ोस में पूछ सकता था कि क्या किसी को किसी मरम्मत की आवश्यकता है, या शायद वह अपने बच्चों को गणित में पढ़ा सकता है, क्योंकि वह इसमें अच्छा था। ऑटो का सुझाव है मन के लिए आपको यह बताने का एक तरीका कि आप किसी स्थिति को हजारों तरीकों से देखा जा सकता है। अंतिम कारक इच्छा शक्ति है। चाहे स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, समस्या से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता अवश्य होगा। आपका दृढ़ इरादा और दृढ़ता आपकी इच्छा शक्ति से प्रेरित होती है। हेरोल्ड ने पहले 5 पड़ोसियों से बात की जो उसे मना कर सकते थे सेवा, लेकिन शायद कोई अन्य पड़ोसी हाँ कह सकता है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हेरोल्ड ने प्रयास करना बंद नहीं किया। इन 5 सिद्धांतों से हेरोल्ड को पैसा बनाने में मदद मिलेगी, और ये वही सिद्धांत हैं जिनका इतिहास में सफल लोगों ने पालन किया है। यहाँ थॉमस एडिसन का उदाहरण लें। एडिसन अपनी उपलब्धियों का श्रेय इन्हें देते हैं। जिन सिद्धांतों का उन्होंने लगन से पालन किया। आविष्कार के क्षेत्र में सबसे आवश्यक चीज का नाम बताने के लिए कहा गया। एडिसन ने एक सूची बनाई। उन्होंने यह परिभाषित करने पर जोर दिया कि एक व्यक्ति क्या हासिल करना चाहता है, जिसका अर्थ है कि किसी को अपने उद्देश्य के बारे में निश्चित होना चाहिए। फिर एडिसन ने अच्छी तरह से समझाया कि नियंत्रित ध्यान और ऑटो सुझाव का क्या मतलब है। एडिसन ने कहा कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिस उद्देश्य को वे प्राप्त करना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। उन्हें काम में इतना शामिल होना चाहिए कि उन्हें यह भी पता न चले कि असंभव का मतलब क्या है। एक व्यक्ति ने ध्यान को नियंत्रित कर लिया है क्योंकि वे उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है। वे अपनी कला में महारत हासिल करने और प्रयास करने में समय और प्रयास खर्च करते हैं। समान विचारधारा वाले लोगों से मदद। वे कभी भी अपना समय उन चीजों पर बर्बाद नहीं करते हैं जो उन्हें सफल होने में मदद नहीं करती हैं, और न ही उनकी असफलताएं, बाधाएं या आत्मसंदेह उन्हें रोकती हैं।
यह काफी हद तक इच्छा शक्ति के सिद्धांत की तरह है। ऑटोस सुझाव भी इस तरह से प्रकट होता है कि यदि कोई व्यक्ति मानता है कि वह अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेगा। एडिसन ने ज्यादातर लोगों के बीच एक आम समस्या की ओर भी इशारा किया। ज्यादातर लोग शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। आप खुद पर सीमाएं तय कर लेते हैं जो आपको कोशिश करने से भी रोकती हैं। आपने वास्तव में शुरुआत भी नहीं की है, लेकिन आपका मानसिक रवैया पहले ही आपको विफल कर चुका है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने आविष्कार किया था आधुनिक टेलीफोन, ने भी फर्म के महत्व को समझा। इरादे और निरंतर दृढ़ता। अलेक्जेंडर ने अपने पहले प्रयास में टेलीफोन का आविष्कार नहीं किया था। वह गर्व से कहते हैं कि उन्हें यह भी याद नहीं है कि वह कितनी बार असफल हुए थे। क्या यह उनके लिए हतोत्साहित करने वाला था? हाँ। क्या इसने उन्हें बार बार प्रयास करने से रोका था? भी बिल्कुल नहीं। वह तब तक प्रयास करते रहे जब तक उन्होंने एक तार के माध्यम से ध्वनि को सफलतापूर्वक प्रसारित किया। जब नियंत्रित ध्यान की बात आती है तो एंड्रयू कार्नेगी के नियंत्रित ध्यान के विश्लेषण की एंड्रयू कार्नेगी ने अत्यधिक प्रशंसा की। कोई भी इसे अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आसानी से लागू कर सकता है और उस क्षेत्र में सफल हो सकता है। एंड्रयू नियंत्रित ध्यान को सभी चीजों के संयोजन के रूप में देखते हैं कि क्षमताएं अपने स्वयं के मामले में एक उद्देश्य के लिए दिमाग। जब एंड्रयू को स्टील बनाना और बेचना था तो उसने अपने दिमाग के हर क्षेत्र का उपयोग किया। एंड्रयू की सफलता का रहस्य अपना सारा ध्यान स्टील पर केंद्रित करना था। दूसरे शब्दों में, एक विशेषज्ञता होने से आप जो हासिल कर रहे हैं उसे हासिल करने की संभावना बढ़ सकती है। चाहते हैं, लेकिन उन उद्योगों के बारे में क्या जो विविधता पर पनपते हैं, जैसे कि खुदरा बिक्री जहां खेल उपकरण और कपड़ों के लिए विभाग हैं। यहां एंड्रयू का कहना है कि नियंत्रित ध्यान भी विविधता में पनप सकता है। खुदरा बिक्री के लिए अभी भी विशेषज्ञता की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, उनके कपड़े विभाग में एक प्रबंधक है जो एक विशेषज्ञ है यह तय करने में कि किस प्रकार के ब्लाउज और शर्ट बेचे जाने चाहिए। उनके खेल विभाग के पास एक विशेषज्ञ भी है जो सलाह देता है कि कौन से खेल उपकरण और मशीनें जल्दी बिकेंगी। इस प्रकार नियंत्रित ध्यान विविधता में भी सफल हो सकता है। यहाँ तक कि कॉरपोरेट नौकरियों में भी आप नियंत्रित ध्यान प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ हैं विभाग के प्रबंधक और कंपनी के एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए रैंक और फाइल कर्मचारी। एक मानव संसाधन प्रबंधक कभी भी मुख्य वित्तीय अधिकारी की जिम्मेदारियां नहीं लेता है। यही बात उसके कर्मचारियों के लिए भी कही जा सकती है। लेखा विभाग का एक कर्मचारी बिक्री से जुड़े कार्यों को नहीं संभालता है। विभाग, यदि आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड्रयू सलाह देते हैं कि हमें सावधानी से निर्णय लेना चाहिए कि अपना समय और प्रयास कहाँ निवेश करना है। यदि आपको पता है कि जीवन में आपका मुख्य उद्देश्य क्या है तो इससे आपको भी मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, क्लेयर आपको सही दिशा में ले जा सकता है। वर्तमान में वह एक कॉलेज की छात्रा है। वह अभी भी निर्णय ले रही है कि उसे किस विषय में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए। हालांकि वह संचार का अध्ययन कर रही है, उसे अपने प्रमुख से संबंधित करियर चुनना पसंद नहीं है। क्लेयर अपनी शिक्षा पूरी कर रही है। उसने कुछ अन्य करियर विकल्प भी तलाशे हैं जिन्हें वह अपना सकती है। जब उसने अपनी शिक्षा पूरी की तो क्लेयर समझ गई थी कि वह क्या चाहती है। अंततः उसने फैसला किया कि इसका उसकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होगा। फिर उसने दवा चुनने का फैसला किया। क्लेयर को एहसास हुआ कि वह जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहती थी। उसने पाया कि वह डॉक्टर बनकर सबसे ज्यादा मदद कर सकती है। बेशक उसकी कॉलेज की डिग्री बर्बाद नहीं हुई थी, उसे और भी प्रभावी चिकित्सक बनने में मदद मिली क्योंकि वह अपने मरीजों के साथ अधिक स्पष्ट रूप से संवाद कर सकती थी। एंड्रयू को नहीं लगता कि विशेषज्ञता न होना बर्बादी है। इस समय का उपयोग सॉफ्ट स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि एक टीम में प्रभावी ढंग से संवाद करना और स्वयं बनना।
अनुशासित ढंग से अपनी विशेषज्ञता बदलना भी गलत नहीं है, आपको ऐसा करने की जरूरत है। हाँ, आपने अच्छा प्रदर्शन करते हुए और एक विशिष्ट क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करते हुए कई साल बिताए हैं, लेकिन आपका जुनून और इच्छाएं बदल सकती हैं। हाँ, एक नए करियर में नई शुरुआत करने से ऐसा महसूस हो सकता है कि आपने अब तक अपना समय बर्बाद किया है, लेकिन इससे भी बड़ी बर्बादी है यदि आप वह नहीं करेंगे जो आप हमेशा से करना चाहते हैं, तो समय खराब हो जाएगा। निष्कर्ष, सबसे पहले आपने क्रिएटिव विजन के बारे में सीखा। क्रिएटिव विजन को अवसरों को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। आप अपनी कल्पना का उपयोग किए बिना क्रिएटिव विजन नहीं प्राप्त कर सकते। कल्पना दो में आती है प्रकार: सिंथेटिक और क्रिएटिव। सिंथेटिक कल्पना पुराने विचारों और सिद्धांतों को मिलाकर एक मौलिक विचार का निर्माण करती है, जबकि रचनात्मक कल्पना तब होती है जब कोई पूरी तरह से नए विचार के साथ आता है। आप अपनी कल्पना को उत्तेजित करने के लिए 5 सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं। ये उद्देश्य की निश्चितता हैं। मास्टरमाइंड ने अतिरिक्त प्रयास करते हुए विश्वास और संगठित व्यक्तिगत प्रयास को लागू किया। दूसरे, आपने सीखा कि संगठित सोच का अभ्यास कैसे किया जाता है। संगठित विचार करते हैं, राय न सुने। यदि एक संगठित दिमाग किसी राय को सुनता है तो वह उसका पूरी तरह से विश्लेषण करता है। आप नियंत्रित आदतों के माध्यम से ही संगठित विचार प्राप्त कर सकते हैं। नियंत्रित आदतों का मतलब है सचेत रूप से आपको जो चाहिए उसे प्राप्त करने का प्रयास करना। यह शारीरिक और मानसिक दोहराव के माध्यम से किया जाता है। तीसरा, आप समझ गए, नियंत्रित ध्यान। नियंत्रित ध्यान है वहाँ संगठित विचार उतना ही महत्वपूर्ण है। नियंत्रित निरोध के 5 कारक हैं: उद्देश्य की निश्चितता, आत्मनुशासन, नियंत्रित ध्यान, ऑटोस, सुझाव और इच्छाशक्ति। चौथा, आप सीखते हैं कि नियंत्रित ध्यान जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है, विशेष रूप से करियर में। विशेषज्ञता आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकती है। यह आपको अपना सारा समय ध्यान और ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। किसी एक क्षेत्र या उद्योग में आप किसी विशिष्ट क्षेत्र या उद्योग के बारे में जितना अधिक जानेंगे, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। अपने मन में डर और शंकाओं को नजरअंदाज करें और अपने सपनों को हासिल करने की योजना बनाएं जो सच है। एक बार इस धरती पर आपके अस्तित्व का उद्देश्य आपको पता चलता है कि आपका मन, शरीर और आत्मा इसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होंगे। अपने आप पर भरोसा रखें, आप निश्चित रूप से इसे कर सकते हैं। और यह कि मेरे दोस्त नेपोलियन हिल द्वारा अपने मन का मालिक कैसे बने के माध्यम से हमारी यात्रा के अंत को चिह्नित करते हैं। मुझे आशा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई अंतर्दृष्टि मिल गई होगी। आज की खोज परिवर्तनकारी है। जैसा कि मैंने किया, हिल्स सिद्धांत केवल सिद्धांत नहीं हैं, वे ऐसे उपकरण हैं जिन्हें यदि परिश्रमपूर्वक लागू किया जाए तो वे हमारी दुनिया को देखने और उसके साथ बातचीत करने के तरीके को नाटकीय रूप से बदल सकते हैं और हमें सच्ची सफलता की ओर प्रेरित कर सकते हैं। यदि इस सारांश ने आपकी रुचि जगाई है तो मैं आपको अत्यधिक प्रोत्साहित करता हूं कि एक प्रति प्राप्त करें। पुस्तक के अंदर बहुत अधिक गहराई है जो आपको इन सिद्धांतों को परिष्कृत करने और अपने जीवन में लागू करने में मदद कर सकती है। इस वीडियो को पसंद करना न भूलें। यदि आपने आज की सामग्री का आनंद लिया और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा किया जो इन शक्तिशाली विचारों से लाभ उठा सकता है, तो आपका समर्थन मुझे जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। दुनिया की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों के पन्नों में छिपे ज्ञान को उजागर करना। यदि आपने पहले से नहीं किया है तो कृपया हमारे नवीनतम अपलोड के साथ अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम आपके लिए वह ज्ञान लाने के मिशन पर हैं। न केवल सूचित करता है लेकिन रूपांतरित करता है। मुझे इस पुस्तक पर आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा और आपने जो सीखा है उसे लागू करने की आप क्या योजना बनाते हैं। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और बातचीत जारी रखें।
सुनने के लिए धन्यवाद और याद रखें कि अपने मन को बदलने की शक्ति ही शक्ति है। अगली बार तक अपना जीवन बदलने के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और अपने दिमाग पर नियंत्रण रखें।